इरावती कर्वे ने एक ऐसा जीवन जिया जो उनके आसपास के लोगों से अलग था। ब्रिटिश शासित भारत में जन्मी और ऐसे समय में जब महिलाओं को बहुत अधिक अधिकार या स्वतंत्रता नहीं थी, कर्वे ने अकल्पनीय काम किया। उन्होंने एक विदेशी देश में उच्च शिक्षा प्राप्त की, एक कॉलेज प्रोफेसर बनी और भारत की पहली महिला मानव विज्ञानी बनी। उन्होंने अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह भी किया, स्विमिंग सूट में तैराकी की, स्कूटर चलाया और यहां तक कि अपने डॉक्टरेट पर्यवेक्षक यूजेन फिशर नामक एक प्रसिद्ध जर्मन मानव विज्ञानी की नस्लवादी परिकल्पना को चुनौती देने का साहस भी किया। भारतीय संस्कृति और सभ्यता और इसकी जाति व्यवस्था के बारे में उनके लेखन अभूतपूर्व हैं और भारतीय कॉलेजों में पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। फिर भी वे इतिहास में एक अस्पष्ट व्यक्ति बनी हुई हैं और उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है। उनकी पोती उर्मिला देशपांडे और शिक्षाविद थियागो पिंटो बारबोसा द्वारा लिखी गई नई किताब इरू द रिमार्केबल लाइफ ऑफ इरावती कर्वे उनके आकर्षक जीवन और उन कई बाधाओं पर प्रकाश डालती है जिनका सामना उन्होंने अपने बाद आने वाली महिलाओं और पुरुषों के लिए एक प्रेरणादायक राह बनाने के लिए किया। 1905 में बर्मा, अब म्यांमार, में जन्मी इरावती का नाम इरावदी नदी के नाम पर रखा गया था। 6 भाई बहनों में इकलौती लड़की होने के कारण वह अपने परिवार में बहुत लाड़ प्यार से पली बढ़ी और आराम से पली बढ़ी। लेकिन छोटी लड़की के जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आए जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे अनुभव हुए जिन्होंने उसे एक व्यक्ति के रूप में आकार दिया। मजबूत महिलाओं के अलावा इरावती के जीवन में सहानुभूति रखने वाले प्रगतिशील पुरुष भी आए जिन्होंने बाधाओं को तोड़ने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त किया और ऐसा करने पर उसका उत्साहवर्धन किया। 7 साल की उम्र में इरावती को पुणे के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। अपने पिता की ओर से यह एक दुर्लभ अवसर था जब अधिकांश लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया जाता था। पुणे में उनकी मुलाकात आरपी परांजपे से हुई जो एक प्रमुख शिक्षाविद थे जिनके परिवार ने अनौपचारिक रूप से इरावती को गोद लिया और उन्हें अपने परिवार की तरह पाला। परांजपे परिवार में इरावती को जीवन जीने का ऐसा तरीका सिखाया गया जिसमें आलोचनात्मक सोच और धार्मिक जीवन को महत्व दिया जाता था, भले ही इसका मतलब भारतीय समाज की परंपराओं के खिलाफ जाना हो। परांजपे, जिन्हें इरावती प्यार से अप्पा या अपना दूसरा पिता कहती थीं, अपने समय से बहुत आगे के व्यक्ति थे। कॉलेज के प्रिंसिपल और महिला शिक्षा के कट्टर समर्थक होने के साथ साथ वे नास्तिक भी थे। उनके जरिए इरावती ने सामाजिक विज्ञान की आकर्षक दुनिया और समाज पर इसके प्रभाव की खोज की। जब इरावती ने अपने जैविक पिता की आपत्तियों के बावजूद बर्लिन में मानव विज्ञान में डॉक्टरेट करने का फैसला किया तो उन्हें परांजपे और उनके पति विज्ञान के प्रोफेसर दिनकर कर्वे से समर्थन मिला। वह जहाज से कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद 1927 में जर्मन शहर पहुंची और मानव विज्ञान और यूजेनिक्स के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर फिशर के मार्गदर्शन में अपनी डिग्री हासिल करना शुरू किया। उस समय जर्मनी अभी भी प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से उबर रहा था और हिटलर अभी तक सत्ता में नहीं आया था, लेकिन यहूदी विरोधी भावना ने अपना भयानक सिर उठाना शुरू कर दिया था। इरावती ने इस नफरत को तब देखा जब उन्हें एक दिन पता चला कि उनकी बिल्डिंग में एक यहूदी छात्र की हत्या कर दी गई है। पुस्तक में लेखक उस भय, सदमे और घृणा का वर्णन करते हैं जो इरावती को महसूस हुई जब उसने अपने भवन के बाहर फुटपाथ पर पड़े आदमी के शरीर को देखा। कंक्रीट पर खून बह रहा था। इरावती ने फिशर द्वारा सौंपे गए शोध पर काम करते हुए इन भावनाओं से जूझते हुए कहा, यह साबित करना कि गोरे यूरोपीय अधिक तार्किक और उचित थे और इसलिए गैर गोरे यूरोपीय लोगों की तुलना में नस्लीय रूप से श्रेष्ठ थे। इसमें 149 मानव खोपड़ियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन और माप शामिल था। फिशर ने परिकल्पना की कि गोरे यूरोपीय लोगों की खोपड़ी विषम होती है ताकि बड़े दाहिने ललाट लोब को समायोजित किया जा सके, जो उच्च बुद्धि का संकेत माना जाता है। हालांकि इरावती के शोध में नस्ल और खोपड़ी विषमता के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। उसने निश्चित रूप से फिशर की परिकल्पना का खंडन किया था, लेकिन उस संस्थान के सिद्धांतों और उस समय के मुख्यधारा के सिद्धांतों का भी खंडन किया था, लेखक पुस्तक में लिखते हैं। उसने अपने गुरु की नाराजगी और अपनी डिग्री को जोखिम में डालते हुए साहसपूर्वक अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। फिशर ने उन्हें सबसे कम ग्रेड दिया,
लेकिन उनके शोध ने भेदभाव को सही ठहराने के लिए मानवीय मतभेदों के इस्तेमाल को आलोचनात्मक और वैज्ञानिक रूप से खारिज कर दिया। बाद में नाजियों ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए फिशर के नस्लीय श्रेष्ठता के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया और फिशर नाजी पार्टी में शामिल हो गई। अपने पूरे जीवन में इरावती ने अंतहीन सहानुभूति के साथ इस साहस की झलक दिखाई, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनसे उनका सामना हुआ। ऐसे समय में जब एक महिला के लिए घर से बहुत दूर यात्रा करना अकल्पनीय था, इरावती देश लौटने के बाद भारत के दूरदराज के गांवों में फील्ड ट्रिप पर गईं। कभी अपने पुरुष सहयोगियों के साथ, तो कभी अपने छात्रों और यहां तक कि अपने बच्चों के साथ विभिन्न जनजातियों के जीवन का अध्ययन करने के लिए। वह अतीत और वर्तमान को जोड़ते हुए 15,000 साल पुरानी हड्डियों को बरामद करने के लिए पुरातात्विक अभियानों में शामिल हुईं। ये भीषण यात्राएं उन्हें हफ्तों या महीनों तक जंगलों और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में ले जाती थीं। किताब में बताया गया है कि वह खलिहानों या ट्रक के बिस्तरों में सोती थीं और अक्सर बहुत कम भोजन के साथ कई दिन गुजारती थीं। इरावती ने समाज और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों का भी बहादुरी से सामना किया, क्योंकि वह सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलती जुलती थी। लेखक बताते हैं कि कैसे इरावती पारंपरिक रूप से शाकाहारी उच्च जाति के हिंदू समुदाय से चित्पावन ब्राह्मण ने एक आदिवासी नेता द्वारा पेश किए गए आंशिक रूप से कच्चे मांस को बहादुरी से खाया, जिसका वह अध्ययन करना चाहती थी। उसने इसे दोस्ती के एक इशारे और वफादारी की परीक्षा के रूप में पहचाना और खुलेपन और जिज्ञासा के साथ जवाब दिया। उसके अध्ययन ने मानवता के लिए गहरी सहानुभूति को बढ़ावा दिया, जिसके कारण उसने बाद में हिंदू धर्म सहित सभी धर्मों में कट्टरवाद की आलोचना की। उनका मानना था कि भारत उन सभी का है जो इसे अपना घर कहते हैं। पुस्तक एक ऐसे क्षण का वर्णन करती है जब यहूदियों पर नाजियों द्वारा किए गए भयावहता पर विचार करते हुए इरावती का मन एक चौंकाने वाले एहसास की ओर भटक गया, जिसने मानवता के बारे में उसके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। लेखक लिखते हैं, इन चिंतन में इरावती ने हिंदू दर्शन से सबसे कठिन सबक सीखा, वह सब आप भी हैं। इरावती की मृत्यु 1970 में हो गई, लेकिन उनकी विरासत उनके काम और उससे प्रेरित लोगों के माध्यम से कायम है।